हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूज टिप्स। मैं हूं शिरीष और आज हम बात करेंगे रसूखदार ठगों की। इंग्लिश में कहिए तो द प्रिविलेज्ड ठग्स। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। माय फ्रेंड्स हु ग्रेजुएटेड कॉलेज बिटवीन 2006 and 10 would relate to the times when the recession had set in. It had a different effect on students depending on what their future plan was, be it joining a family business, higher education or a job. The highest impacted group was the job seeker. अब जो पढ़ाई करने ही इसलिए आया था कि नौकरी मिलेगी, करियर चालू होगा, मैं भी उनमें से ही था और इन सब के चलते बहुत ही नर्वस मोमेंट्स थे उन दिनों। अमेरिकन इकॉनमी में से यकायक $12.8 ट्रिलियन गायब हो गया था। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थीं। हम कॉलेज से पढ़ लिख के पास तो हो पाए, लेकिन नौकरियां थी ही नहीं। और इस सिचुएशन में हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर वर्ग के लोग थे। आप जानते ही होंगे दैट द रिसेशन डिड नॉट जस्ट अपीयर आउट ऑफ द स्काई फ्रॉम नोवेयर, बल्कि ये सब प्लान था, जिसमें आपका हमारा पैसा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स की जेब में पहुंच गया। और सिर्फ हमारा ही नहीं, इवन रिटायर्ड लोगों की पेंशन तक का पैसा इसी हश्र को प्राप्त हुआ। नूरियल रूबिनी, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस पूरे बबल को बनते भी देख रहे थे और वार्निंग साइंस भी सिग्नल कर रहे थे। रॉल्फ बेबेली, जो लेखक हैं, अपनी किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में कहते हैं, देर आर, एंड आई कोट, देर आर अबाउट 1 million trained economists on this planet and not one of them could accurately predict the timing of the 2008 financial crisis. भविष्यवाणी छोड़िए, सीडीओ यानी कि कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की तरफ भी जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई। इसको ऐसे समझिए, इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर 3 या 4 लोग थे। हम अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं। होम बायर, लेंडर, जो कि कहता है कि होम बायर बैंक यानी कि लेंडर से कर्जा लेता है और उसी को लौटा देता है। अब क्योंकि घर का लोन लंबे समय तक के लिए होता है, तो बैंक भी बहुत संभाल के और एहतियात बरत के लोन दिया करते थे अमेरिका में। फिर आया डेट सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यानी अब ये बैंक जिसने कर्जा दिया था उस डेट को, यानी उस कर्जे को बेच देते हैं, उस पूरे पोर्टफोलियो को बेच देते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे हुए? जैसे जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप एटसेट्रा, राइट। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक अलग अलग तरीके के लोन्स को, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, इन सब को क्यूमुलेट कर देते हैं एक पूरा, और इस पूरे क्यूमुलेटेड लोन के पोर्टफोलियो को कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन कहा जाता है। इन सीडीओज को ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेच दिया करते। तो पहले जब डेट सिक्योरिटाइजेशन नहीं था तब तो एहतियात बरतते थे बैंक, लेकिन जब ऐसा हो गया कि भाई अब तो आपका डेट यानी कि कर्जा भी सिक्योरिटी है, तब अत्यधिक मात्रा में रिस्की लोन प्रोसेस किए गए, क्योंकि बैंक डेट सिक्योरिटाइजेशन की वजह से लोन डिफॉल्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था बैंक को। तो अब जब होम बायर डिफॉल्ट करता था या किस समय पे देता था, तो असर सीधा इन्वेस्टर पे होता था। इस कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन को आगे बेचने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रादर, इसकी रेटिंग बहुत हाई होनी ज़रूरी थी। तो जितने भी रेटिंग एजेंसीज थी, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो या मूडीज हो या कोई और भी हो, उन सब ने इन कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस को बहुत हाईली रेट करा, AAA+ की रेटिंग दी, तभी ये आगे ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचे जा सकते थे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे इनसाइड जॉब देखिए, या जिसने द बिग शॉर्ट मूवी देखी होगी तो उसे ये पूरा मसला समझ में आ जाएगा। अब मेन बात पे आते हैं। तो बहरहाल मेन बात यही है कि one breed of professionals on the Wall Street propagandized the bubble which was eventually going to go bust, and had the retail investor as well as the pension funds invest on a bust portfolio, which eventually led to a global recession affecting so many lives. माइकल बेरी के नाम से एक इन्वेस्टर था जो इन सबको बारीकी से देख रहा था, और उसे स्टॉक मार्केट या
इन डेरिवेटिव्स के खोखले होने पे फैक्चुअल ज्ञान था। उसने बाजार के फर्जी चढ़ाव के विपरीत सट्टा लगाया और जब बाजार गिरा तो उसे बहुत फायदा हुआ। बाजार की सही समझ या तो उसे ही थी या रूबीनी और नासिम तालिब जैसे इकोनॉमिस्ट्स को। बाकी रेटिंग एजेंसी हो या सरकार या बैंक या स्टॉक मार्केट, हर किसी ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक ओपिनियन को पॉपुलराइज करके पूरे विश्व को मंदी में धकेल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक तरह के ओपिनियन या राय के पॉपुलर होने में फ़ायदा कुछ चंद लोगों का ही होता है, या ये कह लीजिए कि कुछ लोग बाजार या समाज में माहौल सिर्फ अपने निजी फ़ायदे के लिए बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ही देख लीजिए। बढ़ चढ़ के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर रहा है। 10 लाख कार के लिए करीब 60,000 टन लिथियम लगता है औसतन, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो बैटरी में लिथियम तो लगेगा ना। पूरे प्लैनेट पे 1 बिलियन कार्स हैं, 1 बिलियन, बिलियन ट्रक और बाकी ऑटोमोबाइल अलग। अब आप लगाइए कि कितना लिथियम हमको माइन करना होगा। लिथियम का प्रयोग लगभग हर एक बैटरी को बनाने में होता है। ऐसा विश्वास दिलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से दुनिया बदल जाएगी और हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा और हमारी पृथ्वी हरियाली से लहलहा उठेगी। लिथियम की माइनिंग से होने वाले वाटर टेबल इरोजन तक आपका और हमारा ध्यान नहीं ले जाना चाहता कोई। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या पानी है। विश्व का आधे से ज़्यादा लिथियम ट्रायंगल में पाया जाता है, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले देश के हिस्से हैं। यहाँ पे सॉल्ट फ्लैट्स के नीचे भारी मात्रा में लिथियम है। सॉल्ट फ्लैट्स को ड्रिल करके नीचे के मिनरल युक्त पानी ब्राइन को पंप कर कर बाहर निकाला जाता है और कई छोटे तालाबों में रखकर इवेपोरेट होने दिया जाता है। महीनों तक पानी इवेपोरेट होता है और मैंगनीज, पोटेशियम, बोरैक्स और लिथियम का सॉल्यूशन बनता है, जिसे फिल्टर करके अलग इवेपोरेशन पूल में डाल दिया जाता है। चिले के सलार डे अटाकामा में लिथियम माइनिंग ने ग्राउंड वाटर टेबल का 65% 65% पानी इस्तेमाल कर लिया है और लोग अब पानी कहीं बाहर से मंगाते हैं। वहाँ की एरिया में पानी बचा नहीं। यही नहीं, लिथियम जहाँ एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस होता है वहाँ जहरीले केमिकल का वाटर बॉडीज में लीक हो जाने के कई एग्जाम्पल्स हैं और ये जो केमिकल्स हैं ये डाउनस्ट्रीम में 150 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इमेजिन। सो डिपेंडिंग अपॉन the extent to which these technologies in their upstream processing will damage, we can't even imagine. मवेशी जो नदियों से पानी पीते हैं, मछलियाँ और पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम खतरे में आ जाता है। ऐसा तिब्बत में और अर्जेंटीना के सलार डे होम्ब्रे मुर्टो में हो चुका है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, कोबाल्ट और निकल भी अपने नेचर और जहरीले होने के नाते एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचाते हैं। बहरहाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बारे में लोग उतने ही उत्साह और दीवानगी से बातें कर रहे हैं जितना कि दिसंबर 2007 से पहले अमेरिका में रियल एस्टेट और सीडीओ या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के बारे में पूरा वॉल स्ट्रीट दीवाना हुआ जा रहा था, जैसे कि वही भविष्य हो। किसी ने जान के किसी ने अनजाने में आवाज़ नहीं उठाई। रेटिंग एजेंसीज बिकी हुई थी और जब इनको कोर्ट में पेश होना पड़ा तो ये बोले कि हमारी दी गई रेटिंग महज हमारी राय है और हम उस राय पे लिए गए फैसलों के लिए हम लायबल ही नहीं। माइकल बरी का रोल क्रिश्चियन बेल ने किया है बिग शॉट में। जब पूरा वॉल स्ट्रीट सीडी और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के पक्ष में बेट कर रहा था, उस वक्त माइकल ने असलियत जानते हुए मार्केट को शॉर्ट किया और बड़ा प्रॉफिट बुक किया। इलॉन मस्क और सभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सपोर्टर्स की इंटेंशन पे कोई शक नहीं, लेकिन जब ये पूरी भीड़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सपने दुनिया को दिखा रही है, माइकल बेरी इज़ इन्वेस्टिंग इन लैंड, वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर मैनेजमेंट। कहीं हम मार्स पे बसने के लिए या कहीं हम मार्स पे बसने के अपने सपने को पृथ्वी के पानी को सुखा देने की बिना पे तो नहीं देख रहे। ऐसा होने पे भी कोई पैसा कमाएगा और इसके विपरीत में भी। इन रसूखदारों की ठगी में हमारे आपके लिए जगह तो नहीं है,
लेकिन आप हम पर्सपेक्टिव्स पे एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड राय लेंगे या लेके चलेंगे तो इनके इंड्यूस्ड या मार्केटेड इम्पल्सेस से अपना नुकसान नहीं कराएंगे। मिलते हैं फ्यूज टेप्स के अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए।